आज हम जिस कहानी की तह में जा रहे हैं वो मेरठ की एक गली से शुरू होती है और इस कहानी के केंद्र में है एक बंद कमरा और एक प्लास्टिक का ड्रम। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत है वो कोई आम न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक गहरी पड़ताल है। इसका नाम है द साइलेंट ड्रम ऑफ मेरठ। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि ये कहानी हमारे पीछे कौन से सवाल छोड़ जाती है। बिल्कुल, वो अनकहे सवाल। हाँ, उन अनकहे सच्चाइयों के बारे में जो अक्सर हमारे आसपास बंद दरवाजों के पीछे छिपी रहती हैं। तो चलिए इस बंद दरवाजे को खोल कर देखते हैं। चलिए। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर से होती है। मेरठ की एक आम सी तंग गली, बिल्कुल वैसी जैसी हम सब ने देखी है। हाँ, वही सुबह दूध वाले की घंटी, स्कूल जाते बच्चों का शोर, एक टिपिकल मोहल्ले वाला माहौल जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, या कम से कम ऐसा लगता है। बिल्कुल। और इसी माहौल में एक लड़की रहती थी, मुस्कान। उसका नाम भी आम, चेहरा भी आम। स्रोत बताता है कि वो ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी। अच्छा। पड़ोसियों से भी बस एक ही बात पता चली, लड़की ठीक थी, थोड़ी शांत, ज्यादा बोलती नहीं। मतलब किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगा? कुछ भी नहीं। सब कुछ इतना सामान्य था कि अगर आप उस गली से 100 बार भी गुजरते तो शायद मुस्कान पर आपकी नजर भी नहीं जाती। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे डरावना पहलू छिपा है। क्या? देखिए, मनोविज्ञान में इसे नॉर्मलसी बायस कहते हैं। नॉर्मलसी बायस? हाँ, इसका मतलब है कि हमारा दिमाग ये मानने के लिए बना है कि आज का दिन भी कल जैसा ही होगा और कल का दिन भी आज जैसा ही। अच्छा, मतलब ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है जो हमें सुरक्षित महसूस कराता है। बिल्कुल, ये हमें रोज की चिंता से बचाता है। पर यही आदत हमें उन छोटे छोटे संकेतों से अंधा कर देती है जो किसी बड़ी गड़बड़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। सही बात है। और ये सिर्फ खतरे को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, ये एक सामाजिक कवच भी है। हमारे मोहल्ले में ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये सोच तो बहुत कॉमन है। बहुत। और ये सोच हमें एक झूठी सुरक्षा तो देती है, लेकिन असल में ये अपराधियों को छिपने के लिए एक आदर्श माहौल देती है, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं उठाता। एग्जैक्टली। ये एक अलिखित सामाजिक समझौता है कि हम एक दूसरे के बंद दरवाजों पर सवाल नहीं उठाएंगे जब तक कि कुछ बहुत ही अजीब ना हो जाए। और यहाँ वो अजीब चीज तब होनी शुरू होती है जब मुस्कान के कमरे का दरवाजा कुछ दिनों तक लगातार बंद रहता है। अब शहरों की भागदौड़ में ये कोई बड़ी बात नहीं है ना? कौन किसके घर में झांक रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक चीज उस बंद दरवाजे के नीचे से बाहर आने लगी। और वो थी वो बदबू। हाँ, एक अजीब सी बदबू। कहानी में आगे पता चलता है कि पहले लोगों ने इसे भी नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। वही नॉर्मलसी बायस। हाँ, किसी ने सोचा गर्मी बहुत है, किसी ने कहा सीवर की लाइन में कोई दिक्कत होगी, कोई न कोई बहाना बना लिया। सब ने अपने अपने हिसाब से वजहें बना ली, लेकिन वो बदबू कोई आम बदबू नहीं थी। वो दिन ब दिन गहरी होती चली गई, इतनी कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। हाँ, और फिर पुलिस को बुलाया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी में। क्यों? क्योंकि अपराध को छिपाने की कोशिश में अपराधी अक्सर सबसे बुनियादी चीजों को भूल जाते हैं। जैसे कि गंध। यहाँ गंध एक ऐसा भौतिक सुराग बन गई जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। आप झूठ बोल सकते हैं, आप सबूत मिटा सकते हैं, पर बदबू को कैसे छिपाएंगे? आप उसे छिपा नहीं सकते। ये बदबू ही वो पहली दरार थी जिसने उस सब कुछ नॉर्मल है वाले भ्रम को तोड़ा, और ये हमें सीधे अपराध के मनोविज्ञान की ओर ले जाती है। और उस मनोविज्ञान को समझने के लिए ही पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ा। स्रोत के मुताबिक जब वे अंदर दाखिल हुए तो पहली नजर में सब कुछ सामान्य था। एक छोटा सा कमरा, ज्यादा सामान नहीं, जब तक उनकी नजर उस कोने में पड़े एक नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम पर नहीं गई। अब ड्रम भी कोई अजीब चीज नहीं है। वही तो, हर घर में मिल जाता है, पानी भरने के लिए, सामान रखने के लिए। बिल्कुल। लेकिन जब उस ड्रम का ढक्कन उठाया गया तो स्रोत में एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी है। क्या? कमरा सिर्फ बंद नहीं रहा, वो खामोश हो गया। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं एक पल के लिए रुक गई। मतलब इस एक लाइन में कितना कुछ छिपा है, ये सिर्फ एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। उस खामोशी की कल्पना करना बहुत जरूरी है। वो सन्नाटा सिर्फ पुलिस वालों के बीच नहीं था, वो एक एहसास था जो हवा में फैल गया। हाँ। वो खामोशी असल में एक सवाल थी जो हर कोई एक दूसरे से बिना पूछे पूछ रहा था। जिस पड़ोसी को हम रोज देखते थे, क्या हम उसे जानते भी थे? सही बात है। ये भरोसे की टूटने की आवाज थी जो किसी भी शोर से ज्यादा बहरी कर देने वाली होती है। और वो ड्रम
जो हर घर में जिंदगी की जरूरत यानी पानी भरने के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ एक भयानक राज का, मौत का प्रतीक बन गया। एक ही चीज, लेकिन संदर्भ बदलते ही। हाँ, उसका मतलब कितना भयावह हो गया। और यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद पुलिस की फाइलों में भी नहीं है। कहानी में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है एक विरोधाभास। क्या? स्रोत सवाल पूछता है, अगर ये गुस्से का काम था तो इतनी प्लानिंग क्यों? और अगर प्लानिंग थी तो इतनी बड़ी गलतियां क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसी पहेली है जो दिमाग को उलझा देती है। मुझे तो ये किसी घबराए हुए इंसान का काम लगता है। सोचिए, गुस्से में इंसान सोचता नहीं है, बस कर देता है, लेकिन फिर वो बदबू वाली गलती कर बैठता है। हाँ, ये बात सही है, पर इसमें एक बात समझ नहीं आती, ड्रम कहाँ से आया? ये तो प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। सही पकड़ा आपने। ये विरोधाभासी इस केस के केंद्र में है। ड्रम का इस्तेमाल पूर्व योजना या प्रीमेडिटेशन की ओर इशारा करता है। सोचिए, एक ड्रम को खरीदना या कहीं से लाना, उसे कमरे तक पहुंचाना, ये कोई पल भर का फैसला नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बदबू जैसी गलती एक घबराए हुए बेचैन दिमाग की निशानी है। तो क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? प्लानिंग भी और घबराहट भी? हो सकती हैं। स्रोत यहाँ मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी परत खोलता है। वो कहता है, कभी कभी सबसे ज्यादा कंट्रोल सबसे ज्यादा टूटा हुआ दिमाग दिखाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि बाहर से जो शांत और नियंत्रित दिख रहा था, वो शायद अंदर के एक बहुत गहरे तूफान को छिपाने का एक तरीका हो, एक मुखौटा। अच्छा। हो सकता है कि अपराधी ने ड्रम वाले हिस्से को तो बड़ी बारीकी से प्लान किया हो, लेकिन उसके बाद की हकीकत को संभालने में उसका दिमाग पूरी तरह बिखर गया हो। प्लानिंग और पैनिक दोनों एक ही दिमाग में एक साथ चल रहे थे। बिल्कुल। अगर इतनी प्लानिंग थी तो फिर एक और सवाल उठता है, और ये सवाल कहानी को और भी पेचीदा बना देता है। क्या सवाल? क्या मुस्कान अकेली थी? क्या कोई मदद कर रहा था? क्या कोई सब जानते हुए भी चुप रहा? मुझे ये मानने में मुश्किल होती है कि ये सब अकेले किया गया। एक ड्रम, उसे कहीं से लाना, फिर उसे संभालना, ये मुश्किल काम है। स्रोत क्या इस पर कोई और रोशनी डालता है कि कोई और शामिल हो सकता है? स्रोत इस पर कोई सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन वो हमें उन लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो शायद पर्दे के पीछे थे। और ये सवाल इस कहानी को एक व्यक्ति के अपराध से आगे ले जाकर समाज पर, मानवीय रिश्तों पर एक टिप्पणी बना देता है। कैसे? देखिए, अक्सर ऐसे मामलों में एक होती है शारीरिक मदद और एक होती है खामोश सहमति। खामोश सहमति? हाँ, हो सकता है किसी ने सीधे सीधे मदद ना की हो, लेकिन उसे कुछ पता था या उसने कुछ महसूस किया, पर वो चुप रहा। और ये चुप्पी क्यों? डर से हो सकती है, किसी अपने को बचाने की कोशिश हो सकती है, या फिर अपराध में किसी तरह की अप्रत्यक्ष भागीदारी की वजह से भी हो सकती है। ये तो और भी डरावना है। स्रोत हमें इस संभावना पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या इस खामोश ड्रम के पीछे और भी कई खामोश चेहरे थे जो जानते थे पर बोले नहीं। ये एक परेशान करने वाला ख्याल है। और फिर कहानी अपने सबसे गहरे और शायद सबसे बेचैन करने वाले हिस्से में पहुंचती है। लेखक एक ऐसा सवाल पूछता है जो सिर्फ इस केस के बारे में नहीं, बल्कि हर उस कहानी के बारे में है जो हम सुनते हैं। क्या है वो सवाल? वो पूछते हैं, सोचो, अगर वो बदबू कभी इतनी तेज ना होती, अगर वो ड्रम कभी नहीं मिलता, तो क्या ये कहानी कभी बाहर आती? मतलब जो सच हम जानते हैं वो बस किस्मत से सामने आ गया। हाँ, क्या हम सिर्फ वही जानते हैं जो हमें दिखाया गया, और जो नहीं दिखाया गया, क्या वो कभी सामने आएगा? ये किसी भी जांच की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है कि हमें पूरी कहानी कभी पता ही नहीं चलती। कभी नहीं। हमें सिर्फ वो सुराग मिलते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, जो सबूत मिल गए, जो गवाह बोल पड़े, बस उतना ही। और बाकी सब? पूरी कहानी, असली मंशा, किरदारों के दिमाग में चलने वाली बातें, वो पल जो किसी ने नहीं देखे, वो अक्सर हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जो पुलिस फाइलों में लिखा है, जो अखबारों में छपा है, वो पूरी सच्चाई का महज एक हिस्सा हो सकता है, एक संस्करण हो सकता है। और असलियत शायद उससे कहीं ज्यादा जटिल और गहरी हो, जो हमेशा के लिए उस बंद कमरे में ही रह गई। तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? मेरठ की ये घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सामान्यता के उस भ्रम की कहानी है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं जीते हैं। ये मानवीय मनोविज्ञान के उन विरोधाभासों की कहानी है जहाँ प्लानिंग और पैनिक एक साथ चलते हैं।
और ये उन अनकहे सच की कहानी है जो बंद दरवाजों के पीछे छिपे रहते हैं, शायद हमारे अपने मोहल्लों में भी। हमारे स्रोत के शब्द इस चर्चा का सबसे सही अंत करते हैं। क्या कहते हैं वो? कुछ केस कोर्ट में सॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ केस दिमाग में रह जाते हैं। सही कहा। मुझे लगता है मुस्कान का केस शायद उन्हीं में से एक है। ये एक ऐसा केस है जो खत्म होने के बाद भी जहन में सवाल छोड़ जाता है, आपको बेचैन करता रहता है। और हम आज की इस चर्चा को इसी अंतिम विचार के साथ समाप्त करेंगे जो स्रोत ने हमें दिया है। एक ऐसा विचार जिस पर शायद हमें आगे भी सोचना चाहिए, क्योंकि हर बंद कमरा खाली नहीं होता और हर ड्रम सिर्फ पानी के लिए नहीं होता।